Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. हेलो क्लास 10th, हाय कैसे हो सब लोग? हाय 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 शिता, हाय विधि, अविरी, हाय एवरीवन, कैसे हो सब? आज फाइनली सोचा कि अब लाइव सेशन में थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं, चिट चैट तो बहुत हो चुकी है। पहले बताओ चैप्टर 3 सबने पढ़ लिया, सीधा चैप्टर 4 पे आ गए हो तुम लोग? फेक वीडियो कहाँ से? अभी तो आई मैं। हाय एवरीवन, हाय सुमित, हाय भविष्या, हाय माही, हाय। अरे मैंने बहुत बार बोल दिया, देखो ब्रह्मास्त्र मैं नहीं हैंडल करती हूँ, राजीव भैया से बात करो, मैं कैसे उस चीज़ का बताऊँ? वो तुम उन लोगों से बात करो, ब्रह्मास्त्र मैं नहीं दे सकती, वो तो तुम लोग देखो किससे बात करनी है। इतनी सारी चैट। हाय 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 हाय। सबने चैप्टर 3 पढ़ लिया? पहले मुझे बता दो जल्दी से। और ये तो मैंने बता दिया था ना कि जो हमारा प्लान था कि हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर टेस्ट लेंगे, वो हट चुका है। अब नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे और संडे को टेस्ट होगा। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या सबको? लेट क्या? अभी 10 मिनट ही तो हुए। आज तो संडे है, आज का लेट आज तो चलता है थोड़ा बहुत। मुझे तो बताओ चैप्टर 3 पढ़ा नहीं पढ़ा? हाय हो गया सबको, हाय 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 आराध्या। हाँ, एआई में भी पार्ट ए है। और तुम लोग मुझे अब तक पूछ रहे हो एआई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो मैंने बता तो दिया एआई सब बच्चों को पढ़ाऊंगी। अभी जो आईटी सेक्शन में पार्ट ए है तुम लोग वो पढ़ो, फिर पार्ट बी पर हम आएंगे। और तुम लोग बोल रहे हो पार्ट बी क्यों नहीं पढ़ा रहे? पहले पार्ट ए तो होने दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, ब्रह्मास्त्र में आईटी का सैम्पल पेपर छोड़ो, मेरी फ़ोटो नहीं है और क्या होगा। ओए मेरा नंबर क्यों दे रहे हो तुम लोग? चलो फिर चैप्टर 4 आज शुरू करें। मैंने सोचा अब धीरे धीरे लाइव में पढ़ना शुरू करते हैं। जो भी जिस दिन लाइव में हमारा चैप्टर चल रहा होगा उसके आगे का हम पढ़ लिया करेंगे, तो इससे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। और फिर डाउट सेशन अब हम पार्ट ए जब ख़त्म हो जाएगा, जो 5 चैप्टर्स हमारे हैं उसके बाद ही शुरू करेंगे, ठीक है? नहीं पढ़ा तो जिन लोगों ने पढ़ लिया उनके लिए तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, कोई भी रिलेटेड नहीं है। ये पढ़ लो फिर साथ में वो पढ़ लेना, फिर हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा और 50% सिलेबस हो चुका होगा। आवाज़ डबल आ रही है। ईमेल मैंने तुम लोगों को डाउट जो सेशन हुआ था, डाउट क्लास हुआ था, एक बार तुम सेक्शन में जाके देखोगे, वहाँ पर ईमेल भी है, इंस्टा आईडी भी है, वहाँ पर डाउट पूछो जो पूछ सकते हो। और मेरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है अब शुरू करें हम। अरे जस्ट इसको लिख रहे हो, एआई का होने वाला है, दिक्कत मत करो, ऐसी एआई में पढ़ाऊंगी मैंने बोल रखा है। तो अब चैट्स थोड़ी देख ले बंद कर देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, ठीक है? अगर पार्ट ए भी नहीं पढ़ा तो फिर तो तुम लोग मुझे अब भी पूछ रहे हो कि कुछ पढ़ा नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, तो अब बिना पढ़े कैसे मार्क्स आएंगे? और इतने मुझे डाउट पूछते हो कि एमसीक्यू कैसे करे कैसे करे। जो ये चैप्टर्स मैंने आरएम बैच में 3-3 4-4 लेक्चर में पढ़ा है, या अभी में भी जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसके बीच में इतने पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें एमसीक्यू के ऐसे पॉइंट निकल जाते हैं। तुम सोच रहे हो तुक्का सेशन देखकर सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा अगर तुमने अच्छे से लेक्चर ही नहीं पढ़ा है। अभी भी काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि एंड में आईटीआई करते और अब परेशान हो रहे हो कि एमसीक्यू ऐसे क्यों आ रहे हैं। अगर चैप्टर्स अच्छे से पढ़ोगे तभी हो पाएगा, और आगे 11th-12th में भी जब तुम ये करोगे तो आईटी या जो भी तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है, जो भी सीएस वगैरह तुम लो, उसमें पहले से ही पढ़ना शुरू करना, क्योंकि एमसीक्यू हमेशा बीच के चैप्टर्स में से ही आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। और आईटी और एआई सेम नहीं है। जिसके एडमिट कार्ड पर आईटी होगा वो आईटी पढ़ेगा, जिसके एडमिट कार्ड पर एआई होगा वो एआई पढ़ेगा। ये तो सिंपल है। और तुम लोग पूछ रहे हो कि आईटी के पेपर में एआई आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो सिलेबस तुम्हारे पास होगा वही आएगा। तो
ठीक है, अब जो पूछा वो हो गया, कुछ पढ़ाई नहीं और क्या, पढ़ाई कर लो। अब तो रुक जाओ यार, अब पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, अब चार्ट रख देते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना 4th चैप्टर जो है हमारा एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। और ये हमारा वर्ड बोलने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि एज ए इंसान हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं। हमारा जो पार्ट ए है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर। तो उस पर ही हम देखते हैं कि हम एम्प्लॉयबिलिटी पे तो क्या हो गया कि हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय बन रहे हैं, लेकिन जो कंपनी का ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे बन रहा है, तो हम उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चैट प्राइवेट कर दूं? कोई नहीं, जो चैट इग्नोर करो, पिछली बार मैंने समझाया तो था, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तुम लोग चैट इग्नोर करते रहो, अभी पढ़ने पर ध्यान दो, जिसको लिखना हो तो लिखेगा ही। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के ऊपर। तो ये टर्म होता क्या है, अभी 3-4 सालों से हमने बहुत ज़्यादा सुना है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस। उससे पहले काफ़ी लोग क्या करते थे, जो हमारा बेसिक मेथड होता था कि हमने 10th-12th करी, फिर हमने कॉलेज करा, डिग्री करी, और उसके बाद हम क्या हुए, हम जाके किसी भी कंपनी में लग गए, हमें पैकेज मिला और हमारी लाइफ वहीं पर सेट हो गई। लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएशन के साथ कोई कंपनी खोलते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये तो पता है ना सबको। हाँ, तो अब देखो हमारा है द टर्म एंटरप्रेन्योर ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। तो हमारा वर्ड कहाँ से आया, जैसे हमने देखा था कम्युनिकेशन में हमारा क्या था, कंप्यूटर वर्ड था। हमारा आईसीटी स्किल्स में कम्युनिकेशन में था कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक फ्रेंच वर्ड था एंटरप्रेन्योर, जिसको हम बोलते हैं अब एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल जो पूरी कंपनी को रन करवाता है अपने इनोवेशन के थ्रू। तो इसका मतलब है टू डू समथिंग, टू अंडरटेक मतलब कोई भी जो वो अपना गोल ले उसको वो पूरा करे, उस चीज़ को कंप्लीट करे, उसे हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इनिशिएट अ न्यू बिजनेस वेंचर, जो एक नया बिजनेस को इनिशिएट करता है। आजकल बहुत स्टार्टअप्स भी हमारे बहुत ज़्यादा आ रखे हैं इंडस्ट्री में, तो उसको भी क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर ही चलाता है। तुमने कभी वो सीरीज़ देखी होगी पिक्चर्स करके, तो वो भी इसके ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो एक रिस्क टेकर होता है। तुमने देखा होगा कोई भी अगर जॉब करते हैं तो उसके ऊपर रिस्क तो नहीं होता, अगर जितना काम उन्हें बोल रखा है वो उतना ही करे तो उनको तो बेसिक अपनी जो सैलरीज मिलती है वो मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर के अंडर पूरी कंपनी आती है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्क टेकिंग होते हैं, और उनके पास जो रिवॉर्ड्स आते हैं वो भी मेजॉरिटी पे होते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी एक कंपनी है तो जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी रिवॉर्ड आएंगे, उसका एक मेन पार्ट तो तुम लोग अपने पास ही रखोगे। तो इसीलिए तुम्हें क्या बोला जाता है कि तुम एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन तुम एम्प्लॉय से बहुत आगे बढ़कर बहुत अलग हो। तो यहाँ पर क्या करता है, जो हमारे हॉवर्ड डब्ल्यू जॉनसन थे, उन्होंने हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की एक डेफिनेशन दी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप ब्लेंड है किसका, इन्वेंशन, इनोवेशन और अडेप्टेशन। तो हमारा इन्वेंशन हो गया चीज़ों को बनाना, इनोवेशन हो गया कि हम क्रिएटिवली चीज़ों को बना रहे हैं, अडेप्ट करना क्या हो गया कि पहले हमारे क्या होते थे, जो एनिमल्स होते थे वो हमारे वाटर वाले थे, फिर वो लैंड में आए, तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट के साथ वो अडेप्ट हुए। वैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो भी सिचुएशन आती है उसमें अडेप्ट होते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक इसलिए है जिसमें हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर पाए, और फंक्शंस जो किसको सपोर्ट करते हैं, जो हमारे नए एंटरप्राइजेस को बनाने में सपोर्ट करते हैं। तुमने देखा होगा काफ़ी जगह लिखा होता है कि एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी है, तो किसके थ्रू बनी होती है, एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू। यहाँ पर जो जोसेफ स्कम्पटर थे उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा था कि एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर मतलब देखो, अब ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में भी, आई होप तुम्हें याद हो, कि हर जो बिजनेसमैन होता है उसे हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेशन, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाता है, जिससे वो एक बिजनेस को सेटअप करता है। तो हर कोई अपना बिजनेसमैन तो होता है, लेकिन हर कोई एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता। तो यहाँ पर वही है कि इनोवेटर्स जो एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मार्केट है उसमें वो नए आइडियाज़ को लाते हैं, नए हमारी जो भी डिमांड है उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर उन नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए ही हम एक एंटरप्रेन्योर को बनाते हैं, और उनका ही ये काम होता है। अब हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी में क्या हमारा मेल है, क्यों हमें उस चीज़ को चाहिए, क्यों हमारी वो नीड है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है किसी भी बिजनेस को शुरू करना। तुमने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो स्टार्ट
स्टार्टअप हो सकता है, वो बहुत स्मॉल लेवल पर एक बिज़नेस हो सकता है, वो काफ़ी एक मेजर बिज़नेस हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी बिज़नेस को खोलना अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, उसको हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर है व्हेन बिजनेस सक्सीड दे पॉजिटिवली अफेक्ट सोसाइटी। अगर एक बिज़नेस अच्छा होता है, एक बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पर स्केल करता है, तो वो सोसाइटी की हेल्प ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहा होता है, वो चीज़ों को अच्छा करता है, तो क्या करता है, सोसाइटी को बढ़ावा देता है। और अभी हम ये भी देखेंगे, अगर एक कंपनी अच्छी होती है तो वो पूरी कंट्री को भी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या करती है, अफेक्ट डालती है जो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर वही जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो गुड और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी अगर बिजनेस होगा तो तुम एज ए कस्टमर क्या करोगे, उनसे सर्विस लोगे, उनसे प्रोडक्ट लोगे, तो वो क्या होगा, सोसाइटी पे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे हमारी नीड्स पूरी होती हैं। जो कस्टमर होगा उन्हें ही अपनी नीड्स पूरी करवानी होती है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के बाद बहुत सारे सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कि उनके वजह से मार्केट में बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं जिससे हमें हेल्प मिल रहा है। अब ये तो क्लियर है ना एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, एक बार हाँ लिख दो। क्लास छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये तो समझ गए ना, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन होते हैं जो कि इनोवेशन लगाते हैं जिससे हमारी सोसाइटी को हेल्प मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। मतलब इकोनॉमिक क्या हो गया, हमारी एज ए कंट्री भी अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो हमारी गवर्नमेंट को जाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए नेशन, तो हर जगह से हमें एडवांटेज मिलता है। हाँ, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं, क्योंकि ये इनोवेटर्स हैं, ये नई चीज़ों को मार्केट में लाते हैं, मतलब ये क्रिएटिव हैं, ये नई चीज़ें सोचते हैं, ये लोगों से अलग हट के कुछ करते हैं, तो क्रिएटिविटी से भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इससे इनोवेशन होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे क्या होता है, हेल्प मिलता है लोगों को, जिससे हम क्या करते हैं, अपने सारे प्रोडक्ट की यूसेज अच्छे से करते हैं, सारे कस्टमर्स की नीड अच्छे से पूरी हो पाती हैं। फिर है, इससे हम जॉब बनाते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर तुम कोई कंपनी खोलोगे तो तुम्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट उससे कहीं ना कहीं कम होती है। फिर हम सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे सोशली वर्ल्ड का भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है किसी को। फिर है, जो कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं एज ए सोसाइटी, उसका भी ये वेलबींग देखता है, यानी कि उनकी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारी और अच्छी होती जा रही है। फिर है हमारे पास कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है, उससे क्या सोसाइटी जो है, उससे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट कैसे होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारी सोसाइटी की हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी भी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करती है, क्योंकि मान लो तुमने एक शॉप खोली और तुम्हारे पास कोई सोसाइटी से कोई कम्युनिटी नहीं आ रही है, लोग नहीं आ रहे, तो तुम बेचोगे क्या, कमाओगे क्या। तो इसीलिए हम दोनों का वाइसा वर्सा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हमारी सोसाइटी डिमांड्स करती है, नीड करती है, तो कोई एंटरप्रेन्योर उठ के आता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो तुम लोग जब नीड करोगे, तुम लोग डिमांड दिखाओगे, तभी तो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट्स आएंगे, तो तुम हेल्प कराते हो उनका एक प्रोडक्ट डिसाइड करने में। फिर यहाँ पर आता है कि रॉ मटेरियल जो भी होता है हमें सोसाइटी के थ्रू मिलता है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट सोसाइटी के थ्रू मिलता है, हमें नीड मिलती है जो कि हमारी किस लिए है, ताकि हम एजुकेशन को बढ़ा पाएँ। ये जो भी पॉइंट्स है तुम्हें शायद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकते हो, तो तुम इनको एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर बड़े आंसर में भी आए तो तुम इसकी ये चीज़ लिख कर और अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हो। ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में अच्छे हैं। फिर है, ये तुम्हें रिफॉर्म पॉलिसीज़ और हमारी जो भी गाइडलाइंस है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। नेटवर्किंग बनाती है, जितने कस्टमर तुम्हारे हैप्पी होंगे उतने ही वो और लोगों को सजेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा नेटवर्किंग तुम्हारी बढ़ेगी। फिर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री का होता है, हमारी जगह का होता है, उसको और बढ़ावा देते हैं। तो हाउएवर एंटरप्रेन्योरशिप कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। अब हमारे ये तो सब पॉजिटिव है कि कैसे वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कैसे वो चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कुछ तो नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, क्योंकि हर चीज़ का सिर्फ एडवांटेज नहीं होता, काफ़ी लेवल तक चीज़ें बुरी भी होती है। ठीक है, क्लियर है अब तक? ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा होता है, सोसाइटी एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प करती है, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो ये कुछ है, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं हम उसे देखते हैं। तो जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसका मतलब अब समझते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या होता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट लास्टिंग सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज यूजिंग एंटरप्रेन्योरियल मेथड्स। तो इसका मतलब है, सोशल से हम समझे जो हमारी सोशल एनवायरनमेंट हो गया। तो एक एंटरप्रेन्योर जब
सोशली लोगों के बारे में सोचता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है। तो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ये बेसिकली हमारी कम्युनिटी के ऊपर ध्यान लगाती है। इसका मतलब सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं और देखते हैं क्या सोशल इशू है। मान लो कि तुम्हारी जो जगह है वहाँ पर पानी गंदा आता है, तो तुम्हें एक अच्छा पानी चाहिए, तो कोई अगर प्रोडक्ट बनाना चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो मिनरल्स वाला अपना पानी की बॉटल जो होती है उसको क्रिएट करने लग जाए। तो उसने क्या करा, एक सोशल इशू को रिसर्च करा, फिर उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकाला जिससे हेल्प मिली। तो ये क्या करते हैं, सोशल इशू पर ध्यान देते हैं, ईजी है। फिर है दे एड्रेस वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जैसे हमारी अगर एक सोसाइटी, एक जगह पर एजुकेशन की बहुत दिक्कत है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जहाँ से एक सर्विस बेस्ड उन्हें क्या मिल रही होगी, एजुकेशन मिल रही होगी, कोर्सेस मिल रहे होंगे जिससे हेल्प होगी। यहाँ पर है हेल्थ या फिर सैनिटाइजेशन इशू। कहीं पर अगर अच्छे से पानी का सपोर्ट नहीं हो रहा है, वॉशरूम्स नहीं है, तो ये क्या होता है, हमारी सैनिटाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट है या चाइल्ड लेबर है, तो हम किसी भी चाइल्ड को एक्सप्लॉइट करें वो हमारे लॉस के खिलाफ है, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है किसी कंट्री के लिए, तो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो यहाँ पर नाम में ही आ रहा है एग्रीकल्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होगी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरली रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोडक्ट। तो इस कंपनी, इस एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी हमारे इनपुट होगा, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, वो किसके बेस पर होगा, वो होगा हमारे एग्रीकल्चर के बेस पर। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या फिर उनको बनाते हैं। तो यहाँ पर वही है, इन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड ही हमारा मोस्टली फार्मर्स आते हैं, क्योंकि वही लोग सारा एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। फार्मर्स जो होते हैं उनको इस एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स थे पहले बहुत ऐसी कंडीशन थी कि वो सिर्फ अपने मेजरली बहुत छोटे से लिविंग के लिए ही पैसे कमा पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग आई, हमारी एजुकेशन बढ़ी, लोगों को अवेयरनेस मिली, तो उससे वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो मैन्योर या फिर अपनी जो भी क्रॉप्स हैं उनको और अच्छे से बेच सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को और बेटर बनाता है। तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिला है जब एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में राइज हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हेल्प तो चाहिए थी, क्योंकि हमारा मेन एग्रीकल्चर के लिए जो की कंपोनेंट है वो है हमारे फार्मर्स, तो उनकी वजह से हम चीज़ें कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी इनोवेशन लो कॉस्ट हुई, लेकिन हमारा जो फार्मिंग प्रोसेस था वो और ज़्यादा अपग्रेड हुआ। अब अगर एक कंपनी का प्रॉफिट तभी तो माना जाएगा कि तुम्हारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने देखा है शुरू से जब सोसाइटी आगे बढ़ी और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हुई, तो वुमेन्स को उतनी ज़्यादा नहीं थी फ्रीडम कि वो काम कर पाएँ, या फिर उनका बस ये था कि वो घर में बच्चों को संभाले, खाना पीना करे। तो क्या हुआ, जब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी तो जॉब्स बढ़ी, जॉब के लिए लोगों की नीड थी, तो हमारे यहाँ वुमेन ने काम करना शुरू करा। उससे क्या हुआ, वो भी घर के लिए पैसे कमाने लगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगी। तो यहाँ पर क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, वुमेन ने खुद का बिजनेस भी शुरू करा। अब हमारा ये तो है कि फैक्ट्रीज में जाके औरतें काम कर रही हैं, लेकिन खुद से भी उन्होंने ये चीज़ बनाई। ये इशू हमने एसएसटी में भी पढ़ा होगा काफ़ी बार। तो यहाँ पर वही है कि वो खुद के बिजनेस चलाने लगी, तो उससे क्या हुआ, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, और आजकल तो बहुत बड़े अमाउंट पे चल रही है। तो उनको भी रिस्क लेना आया, उनको बाहर की दुनिया से बात करना आया, वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट बना पाई। उसके साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट के साथ सोसाइटी की भी हेल्प करी, क्योंकि अगर तुम सोसाइटी की डिमांड पर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे सबकी हेल्प ही होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन हैव अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51%। जो भी एक एंटरप्रेन्योर फीमेल होगी, उसमें क्या होगा, जो एक ओन करती हो कंपनी को या कंट्रोल करती हो, तो जो मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा वो 51% होगा। एमसीक्यू में आ सकता है, ऑफ द कैपिटल गिवन एटलीस्ट 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू वुमेन। तो इसमें देख रहे हो कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हमारा जनरली हाफ से ज़्यादा रहता है, जिससे बहुत वुमेन को हेल्प मिलती है, वो घर से आगे निकल के भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हैं। फिर हमारे पास आता है स्मॉल केस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारा स्मॉल लेवल पर एक एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। इसका मतलब है जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्शंस करती है, वो स्मॉल स्केल पर हो। स्मॉल स्केल क्या हो गया कि हमारे जो मार्केट वैल्यू है उसमें थोड़े कम अमाउंट पर हमारी क्या हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। या फिर माइक्रो स्केल हमारा स्मॉल स्केल से भी नीचे लेवल आता है किसी कंपनी का। दीज बिजनेस सर्व एज द बैकबोन ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो हमारी क्या होती है, स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं, तो वो छोटे अमाउंट में ही अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती हैं, लेकिन काफ़ी
डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो स्मॉल स्केल हमारी जो कंपनीज़ है हेल्प कराती है। और ये बोर्ड को मुझसे कुछ दुश्मनी है, तो यहाँ तक क्लियर है। क्या लिखे जा रहे हो तुम? ये अपने इंस्टा फॉलोअर्स बढ़ाने आए हो क्या क्लास में? ठीक है, जो पढ़ रहे हैं आई होप वो तो पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हाँ, क्या लिखते रहते हो यार तुम लोग? अपने इंस्टा फॉलोअर थोड़ी बढ़ाने आए हो। अब आ गए हम एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? किसी भी चीज़ों में क्या हमारे इनपुट्स होते हैं, क्या वैल्यूज़ होती है, वो हमें डिटरमाइन कराता है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पोजेस सर्टेन की क्वालिटीज़। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी तभी वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाया। ये थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 5 क्वालिटीज़ बताओ किसी एंटरप्रेन्योर की, 7 क्वालिटीज़ बताओ। तो इसको ध्यान से सुनना, इसमें MCQ भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। सबसे पहला है लीडरशिप। ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर तुम एक पूरी कंपनी को चलाना है तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि सिर्फ एक ही इंसान को तुम्हें देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है। तुम्हें कंपनी की हर एक टीम को देखना है, हर एक चीज़ों को देखना है कि कैसे काम चल रहा है। तो तुम्हें लीडरशिप, तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम लोगों को लीड कर पाओ, तुम लोगों को सही रास्ता दिखाओ, उनको प्लान बताओ। क्योंकि तुम्हारे अंडर इतने लोग होंगे, सबको तुम्हें ऑर्डर मानने पड़ेंगे, तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी तो हो कि लोग तुम्हें सुने। फिर है रिस्क टेकिंग। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको रिस्क टेकिंग लेनी चाहिए, उनको रिस्क लेना चाहिए। अगर वो रिस्क लेने से डरे तो वो नए आइडियाज़ नहीं लाएंगे, नए आइडिया नहीं लाएंगे तो इनोवेशन नहीं होगी। और क्या होता है, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स रिस्क जब लेते हैं तो कैलकुलेट करते हैं कि इससे अगर हमें नुकसान हुआ तो कितना हो सकता है, हमें अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हो सकता है। तो रिस्क टेकिंग हमारी बहुत मेन क्वालिटी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। फिर है इनोवेटिवनेस। अगर हमारा एंटरप्रेन्योर वही है, इनोवेटिव नहीं हुआ, रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो हमारी सोसाइटी की नई प्रॉब्लम्स जो होगी वो सॉर्ट ही नहीं होगी। तो कस्टमर की जो नीड है वो हमें इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू ही क्या करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए, जिससे हमें हेल्प मिलती है। फिर है गोल ओरिएंटेड, कि हमारा गोल क्या हो गया, जो हमें चाहिए, जो हमें अचीव करना है। तो अगर एक इंसान कंपनी खोले और उसका कोई गोल ही नहीं है कि उसको ये चीज़ करनी है, ये बेनिफिट उसे चाहिए, तो फिर वो मेजर ही नहीं कर सकता, वो अपनी सक्सेस को तला ही नहीं सकता जब तक तुम अपने गोल के पीछे ना भागो, तुम अपनी चीज़ें सेट ना करो। अब फॉर एग्जांपल तुम में से कई बच्चे होंगे जिनका गोल होगा कि हमें 90% लाना है, तो तुम्हारा वो गोल है तो तुम उसके लिए पढ़ोगे। लेकिन अगर किसी का कोई गोल ही नहीं है, उसको बस आना है, मज़े करना है, तो फिर वो क्या चीज़ के लिए पढ़ेगा? कोई मेहनत करने के लिए गोल होना चाहिए। फिर है डिसीजन मेकर। तो हमारा जो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है वो क्यों है? क्योंकि पूरी कंपनी एक इंडिविजुअल के ऊपर है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे बहुत बार केस भी आएंगे जहाँ पर उसे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उसे ना चाहते हुए काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। फिर है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है हमेशा पॉजिटिव रहना। तो बहुत सारे ऐसे तो है नहीं कि बहुत ईजी होगा बिजनेस खोलना, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहना चाहिए, जिससे हम अपने काम को कभी भी किसी दिक्कत आने के लिए रुके ना। जैसे हम कोई काम कर रहे हो, हम किसी प्लान के बीच में हो और कोई छोटी सी दिक्कत हुई और हम रुक जाएं, हम अपनी कंपनी छोड़ के चले जाएं, तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर हमारे पास है मोटिवेटर, कि हमारा जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको मोटिवेशन तो होगी ही, साथ ही साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करें। यहाँ पर मोटिवेशन नहीं, मोटिवेटर लिखा है। तो हमारे जो एक एम्प्लॉय है उसके अंदर तो नहीं, उसके जो बॉस हैं वो क्या करेंगे, वही उसको मोटिवेट करेंगे जिससे वो काम कर पाएगा। अब अगर तुम एक एम्प्लॉय हो तो तुम्हें कंपनी से फ़र्क थोड़ी है, तुम्हें बस अपनी सैलरी से फ़र्क है। तो कभी कभी उनकी भी मोटिवेशन हमें हाई करनी चाहिए, जिससे वो हमारी कंपनी को बेनिफिट करें। फिर यहाँ पर है सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया से बात करनी है, बाहर निकलना है। तो सबसे कॉन्फिडेंस से बात नहीं करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि वो क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग में एक अप्रोच रखते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन में उनका क्या होता है, एक प्लान होता है, पूरा डिसाइडेड प्लान। वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है डायनामिक एजेंट। तो डायनामिक मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही जगह स्टक नहीं है। यहाँ पर है ये बहुत नई नीड्स के ऊपर काम करते हैं, जो भी सोसाइटी को ज़रूरत है उसके ऊपर ये चलते हैं। मतलब कि उनको सेटिस्फाई, जो भी उनकी नीड है, जो भी उनको दिक्कत है, वो उसे सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ वो नए अपने स्टार्टअप को खोल पाते हैं। नए स्टार्टअप तभी तो खुलते हैं क्योंकि नई ज़्यादा दिक्कत आई जा रही हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर तरफ से प्रॉब्लम बढ़ती है। अब इसका एग्जाम्पल ले तो मान लो कि पहले हमें
सामान लेने के लिए क्या कहीं दूर जाना पड़ता था, या फिर हमें सामान लेने के लिए 3-4 दिन वेट करना पड़ता था अगर हम कुछ ऑनलाइन मंगवाए। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि हम सामान मंगवाते हो 5 मिनट में आ जाता है। तो ये नई नीड्स, नई लेजीनेस के लिए हमारा एक सॉल्यूशन आया। फिर है हाई अचीवर। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उसे अपनी कंपनी से बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत चीज़ें उसे अचीव करनी है, तो हमेशा हाई अचीव होते हैं। उनका हमेशा यही गोल है कि उन्हें सक्सेस मिले, बहुत बड़े लेवल पर मिले, जिससे वो और आगे बढ़ पाएँ। फिर हमारे ट्रस्ट इन सेल्फ, खुद पे ट्रस्ट होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो हम लोगों को भी खुद पे ट्रस्ट नहीं करवा सकते। फिर हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो क्या फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के? वही सब है जो हमने अभी पढ़ा कि इनोवेटिव होता है, चीज़ों को नया बनाता है, रिस्क लेता है, डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब कि डिसीजन उसे बनाना पड़ता है क्योंकि उसकी कंपनी है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आया कि सारी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, सुपरविजन और हमारा जो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये सब भी एंटरप्रेन्योर के लिए होना चाहिए, वो एक फंक्शन है उसी का। फिर है साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस। ये एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है उसका प्रोडक्ट क्या है, कितना वो वर्क करेगा, तो हमेशा उसे देखना चाहिए उसके बिजनेस किस तरीके से स्केल होगा। ये हमने 9th में पढ़ा था कि हमारा स्केल जो होता है वो माइक्रो स्केल होता है कंपनी का, स्मॉल स्केल होता है, मीडियम स्केल होता है और उससे बड़ी होती है। तो हमें हमेशा पता होता है हमारे बिजनेस में क्या साइज होना चाहिए, अपने कंपनी का क्या स्केल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को ख़राब ना करें, हम ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें। फिर हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कफोर्स। जो भी हमारे रिसोर्स चाहिए, हमें अलग कामों के लिए अलग एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, हमें पता है, तो उसके लिए सारी एम्प्लॉयमेंट हमें ही देखनी है। एंड ये तो होता है कि हमारी HR एक एम्प्लॉय को रखती है, लेकिन उस HR को भी रखना है, वो एक क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को ही पता होता है। फिर है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि हमें ये पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आएगी, कैसे लोग जाएंगे। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट पोर्शंस होने चाहिए कि अगर हमें 5 लोगों की ज़रूरत है तो हम 5 लोगों को ही हायर करें, हम 15 लोगों को ना ला के रख दें। या फिर अगर हमें 10 लोगों की ज़रूरत है तो हम 10 लोगों को ही लाएं, हम 2 लोगों को ना लाएं कि उन 2 लोगों को बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़े। तो सारी चीज़ों का हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही होना चाहिए, स्केल के साथ होना चाहिए। फिर है कंट्रोल एंड डायरेक्शन। तो जो भी हमारा क्या है, एंटरप्रेन्योर है, उसको कंट्रोल आना चाहिए कि वो लोगों पर कंट्रोल कर पाए, और कहाँ हमारी कंपनी जा रही है, कहाँ हमारे डिपार्टमेंट जा रहे हैं, ये भी उन्हीं के अंडर आता है। तो ये सब भी उनको देखना है। फिर है फाइंडिंग सुटेबल मार्केट। तो जो भी वो काम करना चाहते हैं उन्हें पता है उनके प्रोडक्ट क्या हैं, किस पर वो बेस्ड हैं, क्या चीज़ उनको सॉल्व करनी है, तो उनको पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा मार्केट सुटेबल रहेगा। उसी के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइजिंग में अपनी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जितना उनका एडवर्टाइज होगा। अब तुम देखो, तुम अगर कहीं रोड पर ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें एक जगह फ़ोन के बैनर दिखते रहे, तो क्या हुआ, उस कंपनी ने स्मार्टली एक सेकेंड, फिर से बहुत सारे बच्चे आ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने स्मार्टली एडवर्टाइज करा। फिर वो चीज़ तुम्हें बार बार दिखेगी तो तुम बार बार उस चीज़ को सोचोगे। तो तभी एडवर्टाइजिंग में अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उससे कस्टमर जब बार बार चीज़ें देखते हैं तो उसको वो चीज़ खरीदने का मन होता है। फिर अपने सेल्स एजेंट को अपॉइंट करना चाहिए ताकि लोग चीज़ के बारे में सुने। फिर अपना जो भी इंसेंटिव है, इंसेंटिव क्या होता है, एक छोटे अमाउंट की मनी, बोनस मनी, ये सब चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी रहें। फिर हमारे पास आता है न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो हमारा इन्वेंशन इनोवेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, और अभी भी तुम लोग लिखते जा रहे हो। अभी तक क्लियर है सब? बताओ सब क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है ना अभी तक? मेरे को कोल्ड हो रहा है तो मेरी आवाज़ तो ठीक ही आ रही है तुम लोगों को, मुझे भी सुनाई दे रही है। कोल्ड की वजह से थोड़ी आवाज़ भारी हो जाती है। तो अभी तक यही था कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्यों चीज़ें ज़रूरी है, क्यों एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। कंट्रोल एंड डायरेक्शन वाला दोबारा बताऊँ, एक सेकेंड। तो कंट्रोल एंड डायरेक्शन का मतलब है, एक एंटरप्रेन्योर होता है तो उसके अंदर पूरी कंपनी है, तो क्या होना चाहिए, जितना भी कंट्रोल और डायरेक्शन है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे, मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका, एक कंपनी है तो वो सिर्फ ऐसे ही एक इंसान से नहीं चलती। एक डिपार्टमेंट होगा जो कि सारी फाइनेंशियल चीज़ें देखेगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो कि मैनेजमेंट चीज़ें देखेगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो HR होंगे। तो सारी चीज़ों का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, सारी मैनेजमेंट टीम्स अच्छे से चल रही है या नहीं, सबके बीच में कंट्रोल है, सब काम कैसे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ओवर एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रही। तो कंट्रोल और डायरेक्शन एक क्वालिटी होती है जो कि होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो पूछते रहो, मैं बीच में बता दूंगी, ठीक है। ये तो हो गया, कंट्रोल और डायरेक्शन का मतलब वही हो गया। और
अरे भाई आईटी एआई दोनों है। एक बार तुम लोग सिलेबस देखो तो जाके, आईटी और एआई दोनों में पार्ट ए आता है। अब हम आते हैं न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन में। तो हमने देखा एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो इनोवेशन लाता है, जो चीज़ों से सीख के ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो एनकरेजिंग न्यू इन्वेंशन एंड इनोवेशन इज एसेंशियल, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स बढ़े। जितने हम अच्छे से काम करेंगे उतने ही नए आइडियाज़ आएंगे, उतनी ही प्रोडक्शन होगी, उतनी ही सेल्स होगी, और सेल्स अच्छी होगी तो हमारी एडवर्टाइजमेंट अच्छी होगी। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक रहा है तो सब लोग उसके बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होगा, ना चाहते हुए भी एक एडवर्टाइजमेंट होगी जिससे लोग तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। फिर आगे एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट। अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, बहुत सक्सेसफुल हो गई, सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो तुम गवर्नमेंट की नज़रों में भी हो। तो अगर क्या है, तुम लोगों को बहुत अच्छा गवर्नमेंट से रिलेशन बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, कंट्री का भी ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट में होगी, तुम लोग भी अच्छे से काम करोगे। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उसके साथ अच्छे से तुम्हारा क्या होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। और वो कैसे होगा, ये नहीं कि तुम रिश्वत दे रहे हो, ऐसे नहीं, तुम टाइम पर टैक्स भर रहे हो, तुम्हें जो भी चीज़ गाइडलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने तुम उसके अंडर हो, जो भी प्रोडक्ट्स तुम बेच रहे हो उसके लाइसेंस होने चाहिए, कुछ भी तुम इलीगली ना करो। उसके बाद जो भी हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसके लिए भी गवर्नमेंट की हेल्प लगती है। ऐसा होता है अगर तुम्हारा जो भी कंपनी है वो इंटरनेशनली चली गई तो तुम इम्पोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे चीज़ें, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की हेल्प लगती है। तो अगर तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तुम टैक्स भर रहे हो टाइम पर, तुम लाइसेंस ले रहे हो, तुम सब चीज़ लीगली कर रहे हो, तो इस चीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए। फिर हमारा आता है कि कंपटीटर्स के साथ हमारा कॉन्टैक्ट कैसे हो। तो बहुत कंपनीज होती है जिसके ओपोनेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में भी एक ओपोनेंट पार्टी होती है। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हो उनको कंपटीटर्स के साथ कनेक्शन रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंपनी में होते हैं लेकिन वो ऑपोजिशन के होते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें आइडिया मिलता है कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या उनकी प्लान है, जिससे हमें एक लेवरेज मिलती है, हम आगे बढ़ पाते हैं और हम कंपनी को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो रोल क्या हो गया कि क्या काम हमारा एंटरप्रेन्योर करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, एक सोसाइटी में क्यों मैटर करता है कि एंटरप्रेन्योर हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताऊं, रुक जाओ, कहाँ गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि हमें अपने जो भी लैंड, लेबर या कैपिटल है उसको हमें देखना चाहिए। इसका मतलब है जब तुम एक कंपनी खोलते हो तो तुम्हारा ऑब्वियसली एक प्रोडक्शन होगी, तो तुम उसके लिए एक लैंड लोगे जहाँ पर एक फैक्ट्री होगी, वहाँ पर तुम्हारा काम चलेगा, तुम रॉ मटेरियल मंगवाओगे। इसका एग्जांपल ले तो तुम्हें टेबल बनाने की एक फैक्ट्री है, तो तुम क्या करोगे, प्राइमरी सेक्टर से वुड खरीदोगे, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, फिर हम उस वुड से क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर हमारे 10 टेबल बिकते हैं तो हम 10 टेबल की क्या करें, वो वुड मंगवाएं। अगर हम 20 वुड मंगवा लें और सिर्फ 10 टेबल बिक रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं। उसके बाद अगर हमें सिर्फ छोटी स्पेस चाहिए तो हम बड़ा स्पेस ना वेस्ट करें, उससे हमारी क्रॉप भी बहुत ख़राब होती है, हमारा लैंड वेस्ट होता है, हमारे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में दिक्कत आती है। तो हमें प्रोडक्शन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सारी चीज़ लिमिट में ला रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और तो इन्वेंशन का मतलब होता है कि चीज़ों को हम कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं। हमने इनोवेट करा तो अब हम चीज़ों को बना रहे हैं, हम चीज़ों को बना रहे हैं तो उससे सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेच रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब आता है हमारा रोल और सिग्निफिकेंस एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, क्यों वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करते हो किसको, रिसोर्स को। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमारे सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें रॉ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ड्राइव करते हैं। मतलब सारे रिसोर्सेज का वो ध्यान रखते हैं कहाँ से उन्हें चीज़ें चाहिए, किससे उन्हें कनेक्ट करना है, जिससे वो साथ ही साथ हमारी सोसाइटी से भी कनेक्ट करें और चीज़ों को अच्छे से चलाएं। फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो हर कंपनी अपने कैपिटल फॉर्मेट करती है, उसके लिए उनका बहुत क्रूशियल रोल है कि एक एंटरप्रेन्योर हो क्योंकि वही कैपिटल फॉर्मेशन का मेन जिम्मेदार होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन अगर बढ़ती है तो मतलब एज अ कंट्री, एज अ कंपनी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, हम और आगे बढ़ते हैं, हमारी चीज़ें और अच्छी
पीछे क्या होता है, अगर हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस नेशन की, उस कंट्री की डेवलपमेंट पर पैसा लगा रही है। तो हमें कंपनी तो है, हम सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखते, हम सबका प्रॉफिट देख रहे हैं इक्वली। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तुमने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी बीमारी है जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हमें कंपनी खोलते हैं तो हमें बहुत लोग चाहिए, तो उनको जब हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं उससे क्या होता है, काफ़ी घरों में पैसा आ जाते हैं, लोग काम करते हैं, लोग अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, लोग अर्नर बन जाते हैं। तो जितने हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं उससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी को भी हेल्प मिलती है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या पूछो तुम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी बताया कि जो भी प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं उसे हमें देखना चाहिए कि क्या वो लिमिट में बन रहे हैं, हम कोई भी रिसोर्स का वेस्ट तो नहीं कर रहे। क्वेश्चंस पढ़ाए कहाँ जो हार्ड लग रहे हैं। प्रैंक कॉल अभी पहली क्लास में नहीं करते सब। तो फिर हमारा आता है इनोवेशन इन प्रोडक्शन। तो वही पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम चीज़ों में इनोवेशन ला रहे हैं, हम चीज़ों को नया बना रहे हैं, तो काफ़ी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में भी इनोवेशन आ रही है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। अब ऐसे एडवांस प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके बढ़ा पाते हैं, तो फिर उससे हमें रिवॉर्ड भी अच्छे मिल पाते हैं, हमारी क्वालिटी बढ़ती है, हमारी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बनती है, जिससे लोग अच्छे से यूज़ कर पाते हैं चीज़ों का। फिर आता है विजनरी लीडरशिप। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होता है उनका एक क्लियर विजन होता है, क्लियर गोल होता है, उन्हें पता है उन्हें क्या चीज़ अचीव करनी है और वो उसके लिए वर्क हार्ड करते हैं। तो यहाँ पर उनका क्लियर विजन होता है जिससे वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़, अगर ऑब्वियसली तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, वो बहुत अच्छा चल गया तो तुम्हें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो तुम्हारी डेवलपमेंट होगी, तुम्हारा प्रॉफिट अच्छा है, तुम कंपनी में और पैसे लगाओगे, सैलरीज बढ़ाओगे, लोगों के इंसेंटिव बढ़ाओगे, फिर तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अच्छे से काम करेंगे और एंड में तुम्हारी कंपनी को ही प्रॉफिट मिलेगा। प्राची को क्या हुआ, अबे पढ़ ले भाई, उसको जो होगा होने दे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है सोशली एज एन एनवायरनमेंट हम सबका ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर की एंटरप्रेन्योरशिप है, हम एग्रीकल्चर रिलेटेड काम को बढ़ा रहे हैं, हम फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम सोशली सबकी हेल्प करते हैं, कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। जैसे हम जो कस्टमर्स हैं हम उनके सोशल वो एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे। ठीक है, फिर अब हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। तो हर जो कंपनी होती है, तुम अगर कहीं भी जाओ, तुम्हारे रेस्टोरेंट हो, जिम हो, कहीं भी पॉलिसीज़ लिखी होती है। तो क्या होता है, हमारी कंपनीज़ में भी कुछ पॉलिसी होती है जो कि लीगल होती है, गवर्नमेंट ने बनाई होती है ताकि सबकी सेफ्टी मेंटेन रहे। तो जब भी कोई हमारी पॉलिसी बनती है तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी होती है। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं, जैसे अभी हमने बोला कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब चीज़ दे रहे हैं, तो उससे हमारे नेशनल गोल्स भी अच्छे हो रहे हैं, हम अपने नेशन के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो हमारी पॉलिसीज़ को अचीव करना भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड द इकोनॉमी। हम एज एन एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करके इकोनॉमी कैसे अच्छी बना रहे हैं। फ़ोन गिफ्ट, ठीक है, चलो अब देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। कि हमें पता है एंटरप्रेन्योर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर हम पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ करा रहे हैं, जो अभी हमने 100 बार पढ़ लिया है। तो जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अचीव करते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, उससे नेशनल लॉ वो हमारे क्या होते हैं, नेशनल गोल्स बढ़ते हैं, जिससे हम अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट मतलब हम साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे होते हैं, हम वो हमारा सपोर्ट करेगी, हम गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारी डेवलपमेंट होती है। तो दे एनहांस प्रोडक्टिविटी बाय प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने कम इनपुट लेंगे उससे ज़्यादा अगर हम आउटपुट बना रहे हैं, आउटपुट हम सर्विस दे रहे हैं, तो उतनी हमारी क्या हो रही है, प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर वही है एज इनिशिएट यार मेरी आवाज़ में थक गई। लाइव हर रोज़ नहीं होगी, तो आज संडे है, तो मैंने सोचा कि अब जो भी, जैसे मान लो अब अगले संडे जो हमारा चैप्टर चल रहा होगा तो हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे, अगले संडे तक तो पार्ट भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लाइव में पढ़ते रहेंगे। सही तो है, हमारी चीज़ें भी सॉल्व हो रही है, जो डाउट है वो भी पूरा हो रहा है। रिकैप अभी चैप्टर तो होने दो, फिर करेंगे।
ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेस आइडिया को जनरेट कर रहे हैं, ये हमें पता है, वो इनोवेशन कर रहे हैं, हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, तो उससे वो प्लान बनाते हैं सारी चीज़ों का जिससे हमें सपोर्ट मिल रहा है, उससे वो प्राइमरी रिस्क टेकर बन रहे हैं, वो कैपिटल बना रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी फेलियर हुआ, कोई भी दिक्कत हुई हमारी सोशली, हमारी जगह पर कहीं पर भी दिक्कत आई, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत आती है तो जो ओनर होता है उसी के ऊपर सारी क्या आती है, दिक्कत आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और वो उसे अपहोल्ड करता है। ये काफ़ी चीज़ें तो इसमें ऐसी है जो हम एसएसटी में पढ़ते आते हैं, तो ये चीज़ तुम्हें पता होगी। फिर आते हैं कैपिटल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, बस थोड़ी सी और बची है क्लास, फिर ख़त्म होने वाली है, अभी बस थोड़ी सी बची है फिर हो जाएगी, ठीक है। तो इन अ कैपिटल सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, कंपटीशन और इनोवेशन में लगे रहते हैं। अगर तुम एक कंपनी को चला रहे हो तो तुम हमेशा कंपटीशन में रहोगे अपने ओपोनेंट्स के साथ। तुम चाहोगे तुम और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो जिससे लोग तुम्हारे पास है, तो उससे तुम कंपटीटर बनते हो, लीडर बनते हो, जिससे तुम्हारा नाम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग व्हील इनको हम बोलते हैं कि सारी चीज़ों में बैलेंस बना के चलते हैं। इकोनॉमी ये कर रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस है जो कि एक एंटरप्रेन्योर अपने आप में ही इतने सारे फैक्टर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। फिर आता है एंटरप्रेन्योर्स की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें वो चाहिए होते हैं। पानी में पी तो लूँ पर ठंडा पानी, मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले फ्री मार्केट रेवोल्यूशन। अब ये पॉइंट ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, तो तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। एक बार क्लास हो जाए तो नोट्स तो पढ़ते हो ना तुम लोग, हाँ, क्योंकि पढ़ना क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर है फ्री मार्केट रेवोल्यूशन की वजह से आया था। उसमें क्या था, दे रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड मार्केट ट्रेंड क्रिएटिंग सर्विस दैट मीट करंट डिमांड्स। इन्होंने क्या करा, जैसे हमारे कस्टमर की नीड्स है, जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए, ये उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे थे, वैसे ही बना रहे थे। जो फीडबैक आ रहा था उस पर काम कर रहे थे। एज अ बिजनेसमैन जो चीज़ तुम बेच रहे हो तुम उसी को बेचोगे, लेकिन जब तुम एक इनोवेटर हो, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तो तुम जो भी तुम्हारे पास दिक्कतें आएंगी तुम उसे बढ़ाते रहोगे। तो उससे एक फ्री मार्केट इवोल्यूशन आया था हमारे पास, जिससे हम जो भी अपनी डिमांड्स रखे उसके लिए एक प्रोडक्ट मिलता था। इसका एक एग्जांपल है कि हमारी जो होम डिलीवरी है ग्रोसरी या फिर दूसरे प्रोडक्ट की, तो अभी जैसे ब्लिंकिट है, हमारा जेप्टो है, तो उससे क्या होता है 2 मिनट में चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे इनडायरेक्टली हमारी ही हेल्प होती है। फिर यहाँ पर है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने क्या करा, नई टेक्नोलॉजी लगाई, हमारे IT सेक्टर के साथ वो आगे बढ़े। हर चीज़ अब हमारी ऑनलाइन है हमारे पास। अब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक हमारा ऑनलाइन ही सेक्टर आ गया। तो इससे क्या होता है, हम अडाप्ट कर पाते हैं, हम नई चीज़ें सीखते हैं और उससे हमारी इकोनॉमिक शिफ्ट आती है। हम बहुत बड़े अमाउंट पर क्या करते हैं, एडवांसमेंट लाते हैं। फिर जिसको कुछ और पढ़ना है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, तो तुम जाओ ना। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तुम लोग जाओ, बाद में देख लेना। ऐसे सबको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। जिसको नहीं पढ़ना होता लाइफ में वो चले जाओ, तुम्हें पेपर करना उसे सॉल्व कर लो, जब नहीं करना होगा ये पढ़ लेना। या तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम पेपर के एक दिन पहले सारे लेक्चर पढ़ लोगे तो वो कर लो, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं तो दूसरों को परेशान मत करो। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का हमने देख लिया, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उससे ही हम अडाप्ट कर पाएंगे, उससे इकोनॉमिक शिफ्ट होगा। न्यू मार्केट होंगी कि जब ये इंडस्ट्री आई थी, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्केल पर बढ़े थे, तो इससे हमने एक रेवोल्यूशन लाया, हम अपने मार्केट को आगे बढ़ाया, तो नए मार्केट आए फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड मेकिंग माइनर इनोवेशन। तो क्या हुआ, पहले जो हमारे मार्केट थे इन्होंने उसमें ही छोटे छोटे चेंजेस करे, छोटी छोटी इनोवेशन लगाई, जिससे हमारी क्या हुआ, चीज़ें बहुत आउटग्रो हो गई। जैसे पहले हमें चीज़ें ऑफलाइन भी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे ऑनलाइन कॉमर्स आए, तो उससे क्या हुआ, सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन मिलने लग गई, और फिर वो छोटी इनोवेशन से ही हम चीज़ों को बहुत आगे लेकर गए। फिर यहाँ पर है न्यू वैल्यूज़। तो कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने एथिक्स को प्रॉफिट से ज़्यादा बढ़ाया। देखो क्या होता है, कुछ कंपनीज तो होती है जो पैसों के लिए किसी भी लेवल तक चले जाती है, वो कस्टमर की नीड्स को नहीं फॉलो करती, लेकिन अब धीरे धीरे नई वैल्यूज़ आई, तो उससे क्या हुआ, एथिक्स होते हैं कि तुम्हारी बेसिक जो जिम्मेदारी है, जो मैनर्स है, तुम फॉलो करना चाहते हो। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी आए जिन्होंने पैसों से ज़्यादा, अपने प्रॉफिट से ज़्यादा सोसाइटी को देखा, उनके वेलफेयर का देखा कि वो अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे हैं। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा
प्रायोरिटाइज करा पैसों से। तो यहाँ पर वही है कि एथिक्स को प्रॉफिट से ज़्यादा देखा और फेयर हमारा क्या रखा, प्रोडक्ट रखा। कोई भी चीज़ हो रही है तो उस चीज़ में वो फेयर गए, कोई भी चीटिंग नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो जयपुर के रग्स होते हैं उन्होंने क्या इंश्योर करा, ये कोई कंपनी का नाम होगा, कि जितने भी आर्टिशियंस हैं, जो लोग भी ये चीज़ एक्चुअली खुद से बना रहे हैं, इसके क्रिएटर हैं, उनको इक्वल ही प्रॉफिट मिले, इक्वल क्रेडिट मिले और इससे उनकी क्राफ्टमैनशिप भी बने। अब अगर वो चाहते हो खुद से बोल देते कि जयपुर रक्स वो खुद से ही बनाते हैं, तो उससे जो एक्चुअली में लेबर है उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी कि एक्चुअल क्रेडिट वो रखते हैं, हम बस एक ज़रिया है, तो उससे उनको भी सपोर्ट मिला, उनको भी पैसे मिले, उनके भी घर चले। तो ऐसे ही हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। तुम लोग में से भी बहुत लोग बनोगे एंटरप्रेन्योर, तो तुम्हें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ मिथ्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ मिथ बताओ। मिथ का मतलब कुछ अफवाह होती हैं जो कि ट्रू नहीं होती, तब भी वो फेमस होती हैं। क्या चीज़? न्यू मार्केट्स का मतलब ये है, दोबारा देखो, न्यू मार्केट का मतलब है कि इन्होंने क्या करा, इंडस्ट्री को रीडिफाइन करा। रीडिफाइन का मतलब पहले हमारा मार्केट जैसे चलता आ रहा था कि ये चीज़ ऐसे मिल रही है, ऑफलाइन मिल रही है, तो हम वही चीज़ लेंगे। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी, माइनर मतलब बहुत छोटी ऐसी इन्वेंशन आई, इनोवेशन आई, क्रिएशन आई, जिससे हमारा मार्केट आगे बढ़ा। इसका एग्जाम्पल वही है कि पहले हमें हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता था, हमें कुछ भी सामान मंगवाना था तो हमें खुद जाके लाना पड़ता था, जिसमें हमारा टाइम भी जाता है, हमारा एफिशिएंसी भी जाती है। वहीं अगर अब हम ऑनलाइन कुछ मंगाना चाहे तो हम बस 2 क्लिक से ही अपने सामान को ला सकते हैं। तो इससे जो भी हमारी नई टारगेट ऑडियंस है, जैसे अब तुम लोग यंगर जनरेशन हो, तो तुम्हारी जो भी नीड होगी वो पूरी हो जाएगी जैसे इनोवेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, और कोई डाउट अब तक क्लियर है सब? न्यू वैल्यूज़ का मतलब है एथिक्स जो होते हैं कि हमारे पहले क्या होता था, मोस्टली कंपनी सोचती थी कि उनका बस प्रॉफिट पूरा हो जाए, कस्टमर का कुछ भी हो, कस्टमर की नीड्स पूरी हो रही हो ना हो रही हो, वो उस पर ध्यान नहीं रखते। तो इसीलिए हमारे जो न्यू वैल्यूज़ है उसका मतलब ऐसे लोग उठ के आए जिनको सही में इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना था, जिनको सही में सोसाइटी, कस्टमर के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने पैसों से ज़्यादा लोगों की चिंता करी और उनके लिए काम करना चाहा। जैसे हमारे NGOs होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट वाले नहीं होते, मोस्टली वो चाहते हैं कि वो लोगों का भला करें। वैसे ही हमारे एंटरप्रेन्योरशिप भी आई थी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है कि कोई चीज़ अच्छे से हो रही हो, अच्छे से तुम चीज़ें कर पाओ। जैसे मान लो तुमने एक दिन बहुत पढ़ाई करी और तुम अपने टेस्ट में स्कोर 10 आउट ऑफ 10 लाए, मतलब तुमने एफिशिएंटली पढ़ा चीज़ों को और तुम्हारा स्कोर भी आ गया। तो एफिशिएंसी का मतलब है चीज़ें पूरे अच्छे तरीके से होना। फ्री मार्केट एवोल्यूशन का मतलब वही है जो हमने पढ़ा था कि हमारे जो भी चेंजिंग कस्टमर हैं, जैसे टाइम के साथ हमारी नीड चेंज होती जा रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या करा कि जो पुराने मार्केट जिस स्टाइल से चल रहे थे, उन्होंने बोला कि हमें चेंज होने की ज़रूरत है, हमें नए टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए और जो भी हमारी सर्विस वो मांगे हम वो प्रोवाइड करें। तो उससे क्या हुआ, एक फ्री मार्केट हमारा एवोल्यूशन आया, जिससे जो भी हमारी डिमांड होती है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिलता है। पहले जो प्रोडक्ट मिलता था हमें उसी पर अपना काम चलाना पड़ता था। ठीक है, अब ये सब तो हो गया ना। चलो हम मिथ की बात करते हैं। तो मिथ क्या होती है, ऐसी अफवाह जो कि फैली हुई होती है पर वो सच नहीं है। तो सबसे पहले है कि एक बिज़नेस शुरू करना इजी है, तो ये बहुत गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा जो भी बिज़नेस होता है उसमें रिस्क रहता है। तुम लोगों के घर वाले बिजनेसमैन होंगे काफ़ी, तो क्या होता है जब भी हम कोई चैलेंज लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। बिज़नेस शायद तुम अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दो तब भी वो ना चले, तो रिस्क हमेशा रहता है, ये बहुत बड़ी मिथ है। फिर है कि बहुत सारी मनी चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं होता है। हम सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी एक बिजनेस खोल सकते हैं, बस डिपेंड करता है वो चलेगा नहीं चलेगा। फिर है हमारे फाइनेंस स्टार्टअप कि हमारे जो भी अपने नए बिजनेस आते हैं, नए हमारे स्टार्टअप आते हैं, उनको फाइनेंस या फंडिंग नहीं मिलती, सिर्फ जो कंपनी अच्छा पैसा कमाती है उन्हें ही मिलती है। फंडिंग क्या होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पैसे कंपनी में लगाते हैं, जिससे तुम और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो, और जब तुम्हें प्रॉफिट होता है तो जिन्होंने पैसे लगाए उन्हें भी वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलता है। तो ऐसी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आई, जैसे कि मुद्रा स्कीम आई, तो इससे क्या
हुआ, एंटरप्रेन्योर्स को बैंक लोन मिले, अगर उनका आइडिया अच्छा होता है तो गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे वो, अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे, तो वो तुम्हें पैसे या फिर लोन प्रोवाइड करती है, जिससे तुम्हें हेल्प मिलती है और तुम चीज़ों को आगे बढ़ा पाते हो। फिर हमारा टैलेंट ओवर इंडस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी इंडस्ट्री सही है तो टैलेंट के साथ तुम चल पाओगे। दे चूज एन इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ बिजनेस सक्सेस। अगर तुम्हारा टैलेंट अच्छा है लेकिन तुम गलत इंडस्ट्री पर पैर रख रहे हो तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जिस चीज़ की अभी सोसाइटी में नीड होगी, मार्केट में नीड होगी, तुम अगर उसके हिसाब से प्रोडक्ट लाओगे तभी तो तुम्हारी चीज़ चलेगी। अगर तुम इररेलेवेंट प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो जो कि चाहिए ही नहीं उस इंडस्ट्री में, तो उसका कोई भी काम नहीं होगा। फिर है मोस्ट स्टार्टअप आर सक्सेसफुल। तो ये भी बहुत बड़ी वो है मिथ कि हम सोचते हैं हम बिज़नेस खोल लेंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमारे सक्सेस से ज़्यादा हमारे फेलियर के रेट्स होते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा जो बिज़नेस हो वो पक्का है कि सक्सेसफुल हो ही हो। तो ये भी हमारी एक मिथ का पार्ट है। फिर अब है हमारे कुछ एडवांटेज कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या अच्छी चीज़ें होती है, क्या एडवांटेज होती है। कॉन्शियस तो मैंने बोला ही नहीं, कॉन्शियस क्या, कॉन्शियस क्या बताओ तो। इजी है ना चैप्टर, वो तो है। अभी जितने भी चैप्टर आएंगे इजी ही लगेंगे तुम्हें, पार्ट भी जब तुम पढ़ोगे वो भी इजी लगेगा, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। और अगर हमने प्रैक्टिकल के भी कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बस अब प्रॉमिस करो कि तुम पढ़ते रहोगे, टाइम ऐसा नहीं कि वेस्ट कर रहे हो या फिर तुम अपने क्या कर रहे हो, बैकलॉग बना रहे हो, क्योंकि आईटी के लिए ज़्यादा गैप नहीं होता। अगर तुम सोचो कि तुम बिना पढ़े चीज़ें कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रीन स्किल्स है। टैलेंट ओवर इंडस्ट्री, मतलब कि अगर तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है पर तुमने गलत इंडस्ट्री चूज़ करी है तो ऐसा नहीं है कि वो काम वर्क कर जाएगा। मान लो अगर तुम्हारी इंडस्ट्री है मेडिकल की, तुम डॉक्टर्स को कोई भी अपनी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हो और तुम उसमें टैलेंट से क्या म्यूज़िक लाना चाहो, तो म्यूज़िक और मेडिकल फील्ड का कोई भी मेल नहीं है, तो टैलेंट हमेशा मैटर नहीं करता कि तुम्हारी इंडस्ट्री में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। नोट्स जो है काफ़ी हैं, तुम अच्छे से अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर वर्कशीट कर रहे हो, फिर तुम टेस्ट भी दोगे तो बहुत इनफ है, अच्छे मार्क्स तुम ले आओगे। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये बचा गया। तो अब देखते हैं अब एडवांटेज क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्या चीज़ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं। इसमें एडवांटेज ये है कि इंडिपेंडेंस मिलती है, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, कोई तुम्हारे ऊपर बॉस नहीं होता जो ऑर्डर देता है, कोई भी तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हें क्या करना है क्या करना नहीं, तुम खुद के बॉस हो। तो यहाँ पर वही लिखा है यू आर योर ओन बॉस, तो तुम खुद के बॉस बनो, उसके बाद तुम डिसीजन भी खुद से ले सकते हो इंडिपेंडेंटली और किसी की नीड नहीं होती। फिर एक्साइटमेंट की बात करें तो अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा अमाउंट का पैसा तुम्हारे पास है, तुम अमीर हो, तुम चीज़ें कर सकते हो, तो तुम्हारी लाइफ थ्रिलिंग हो सकती है, तुम ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि नॉर्मल वेज अर्नर्स लोग नहीं कर सकते। उसके बाद है वेल्थ क्रिएशन है कि तुम जब अपनी वेल्थ को बढ़ाते हो गुड और सर्विस में, तो ऑब्वियसली तुम पैसे कमा रहे हो, पैसे कमा के तुम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारी कंपनी भी बढ़ेगी, तो गुड्स और सर्विसेज भी बढ़ती हैं, जिससे हमारे नए मार्केट जो हमने पढ़ा कि मार्केट में एवोल्यूशन आता है, प्रोडक्ट अच्छा होता है और इम्प्रूव प्रोडक्ट होता है, जिससे हमारी और हेल्प मिलती है। अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करें फिर हमें सुनाई दे कि उससे और बेटर चीज़ आ गई तो हम उसके पास जाएंगे। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी की तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हें 9 to 5 ही जॉब करनी है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें रात को काम करना पसंद है तुम तब कर सकते हो, सुबह पसंद है तब कर सकते हो, तो इससे तुम अपनी फैमिली टाइम को भी अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे। स्टेटस की बात करें, अगर इतना पैसा है, तुम्हारा बहुत अच्छा क्या है बिजनेस है, तुम गवर्नमेंट के साथ अच्छे से हो, तो तुम्हारे पार्टनर्स भी होंगे, उससे तुम्हारा एक सोशल स्टेटस बनता है जिससे तुम्हारी सक्सेस देखी जाती है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हें फेम ला के देती है और साथ ही साथ तुम्हें प्रेस्टीज ला के देती है, जिससे तुम और 5.5 हाँ, तो इससे क्या होता है तुम आगे बढ़ते हो, लोग तुम्हें देखते हैं, लोग जानते हैं कि तुम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। फिर है एम्बिशन फुलफिलमेंट, तो जो तुम्हारा एम्बिशन है, मान लो तुम्हें बचपन से म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट था और तुमने बड़े होके कैब बनाया जो कि म्यूज़िक को जनरेट करता है, तो तुम्हारा एम्बिशन ही तो तुम पूरा कर रहे हो, वो फुलफिल हो गया। तो ये चीज़ एक इंडिपेंडेंस है जो एंटरप्रेन्योर के पास होती है। फिर हमारे पास आता है डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज हमने देख लिया कि वो फ्लेक्सिबल टाइम यूज़ कर सकते हैं, अरे मेरे यार वर्कशीट चैप्टर करोगे तभी तो आएगी, क्या पूछते हो तुम लोग।
वेल्थ क्रिएशन का मतलब है कि जब तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम पैसे बढ़ा रहे हो, तुम्हारे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, तो तुम एक वेल्थ भी बढ़ा रहे हो। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं अच्छे से, तो वो क्रिएट हो रही है। बस 10 मिनट और चलेगी क्लास। ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं चैट में, तुम्हारा क्या होगा मैं तो ये सोच रही हूँ। छोड़ो इन्हें। तो डिसएडवांटेज की बात करें, टाइम कमिटमेंट है। ऐसा तो हमने बोल दिया कि उन पे फ्लेक्सिबल टाइम होते हो, जब चाहे तब काम कर सकते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर तुम्हारे घर में कोई बिजनेसमैन है, तुम देखोगे वो पूरे टाइम फ़ोन में ही लगा रहता है, या फिर अपने बिजनेस की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो टाइम कमिटमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पूरा टाइम देना पड़ता है बिजनेस पे। उसमें हम खुद को ही टाइम नहीं दे पाते तो हम औरों को क्या टाइम देंगे। फिर है हमारे रिस्क आया है, ये तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फेलियर हो सकता है, रिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी डूब भी सकती है। तो उसका हमेशा हमें रिस्क रहता है, डर रहता है। इंटेंस वर्कलोड है कि एक हमारा जो एम्प्लॉय होगा उसकी अगर 9 to 5 जॉब है तो मैक्सिमम वो 6 बजे तक बैठ जाएगा, 7 बजे तक बैठ जाएगा। लेकिन अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो अगर रात के 11 बजे भी तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। फिर है अनसर्टेन इनकम कि अगर तुम एक एम्प्लॉय हो तो तुम्हारी मान लो 50,000 सैलरी है तो तुम्हें वही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर कंपनी ने इस महीने कम प्रॉफिट कमाया तो एंटरप्रेन्योर कम भी पैसे ले सकता है, ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा भी ले सकता है। तो हमेशा इरेगुलर रहती है हमारी सैलरी एज एन एंटरप्रेन्योर, और हमारी अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी वो बहुत कम भी हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। मेन हमें एम्प्लॉयज़ की वेज को पूरा करना है। फिर है स्टाफ के चैलेंज। जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए बिजनेस वाले होते हैं, उनको स्टाफ नहीं मिलते, उनको पता नहीं होता कि जो स्टाफ है क्वालिफाइड है या नहीं, हमें किसको हायर करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो पोटेंशियल इनकम्पेंसी है वो भी इसके साथ क्या होती है, निगलेक्ट होती है। और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। तो ये मेन चीज़ थी, इसका हमने यही पढ़ा, क्या एडवांटेज है, क्या वो सोशली हमें चीज़ें ला के देता है, कैसे उसने एवोल्यूशन करा, तो क्या हमें इसको एज अ क्या रुक जाओ, एकदम से यहाँ भूत दिखता है मुझे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि करियर ऑप्शन की तरह तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करनी चाहिए। अभी भी मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो कि सोचते हैं कि हम कॉलेज के बाद जॉब करेंगे, अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तो बहुत कम लोगों के दिमाग में कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करें। तो यहाँ पर तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए कि ये भी एक ऑप्शन है। तुम हमेशा जनरल वे में ना जाओ। जो हमारी यंग जनरेशन है वो जॉब के अलावा अपने नए आइडियाज़ ला सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप करके वो अपने आप को ऐसे लेवल पे ले जा सकती है जो एज ए एम्प्लॉय तुम नहीं कर पाओगे। तो बहुत जो छोटे लोग हैं वो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को सोचते हैं अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और कुछ लोग शायद इसी में ही जाना चाहें। तो हमारा खुद का बिजनेस हमें स्टार्ट करना एक ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे ऑप्शन ही ना माने, पर अगर हम ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर हमें करना चाहिए। कुछ लोग इसके लिए अवेयर हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को अभी भी इसका आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, हमें लार्ज कंपनीज़ में हम ये सोचते हैं कि अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, हम बहुत बड़ी MNC में चल जाए, लेकिन वही गोल नहीं है। और भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन है कि हम उसे फॉलो कर पाएँ। मैं उत्तराखंड से हूँ। तुमने देखा होगा मेरी फ़ोटोज़ में पहाड़ पहाड़ दिखते हैं, तो मैं कहीं वेकेशन पे नहीं चाहती। मेरे घर से 20-30 मिनट ही दूर पहाड़ आ जाते हैं, तो अच्छी जगह है। तो यहाँ पर वही है कि हमारा बिलीफ होना चाहिए कि हम चेंज करें चीज़ों को, हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वाले तरीके में ही ना जाए। क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है तो वैलिड कि तुम्हारे पास एक सेफ जॉब है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदे ऐसे कि उसमें अलग ही तुम्हें थ्रिल मिलता है, तुम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये एसेंशियल है। हमारी जो यूथ है यहाँ पर बहुत अच्छी है कि हम जॉब क्रिएटर्स बने जॉब सीकर के अलावा। तो ये लाइन बहुत प्यारी है कि हम जॉब ढूंढने के बजाय जॉब लोगों को दें, तो वो फीलिंग ही अलग होती है कि तुम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रूशियल वंस द क्या है यहाँ पर अवेयरनेस इज एस्टैब्लिश। तो एक बार अगर तुम्हें इसकी अवेयरनेस हो गई कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इतना अच्छा है, क्यों हम उसे फॉलो करना चाहिए, तो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को और अच्छा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा ऑप्शन ये बढ़ सकता है मार्केट में, जिससे हमारा क्या हो, ट्रेंड भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है अब तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। कोई है डाउट तो बताओ जल्दी। क्लियर है ना अब तक सब? क्लियर? अरे मुझे अपना एड्रेस क्यों बता रहे हो, डाउट पूछो ना।
ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट सेगमेंट है कि एज अ करियर ऑप्शन हमें एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करनी चाहिए। ये हमें पता चल गया कि उसके एडवांटेज है, ये भी पता चल गया डिसएडवांटेज है, ये भी पता चल गया कि नई जनरेशन को एंटरप्रेन्योरशिप क्यों फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि क्या करता है, नर्चर करता है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को। एज अ एंटरप्रेन्योर तुम्हें बहुत चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है जो कि एक जॉब वाले को नहीं मिलेंगी। उसमें क्या है कि तुम्हें लोगों से बात करनी है, तुम्हें इनोवेशन करनी है, तुम्हें अपनी कंपनी के लिए फाउंडर्स को ढूंढना है, इन्वेस्टर्स को ढूंढना है जिसके थ्रू तुम्हारी कंपनी आगे बढ़ेगी। तो तुम रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तुम चीज़ों को देखते हो, तुम्हारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि जॉब में तुम लिमिटेड हो अपने काम तक। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी स्किल्स आती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर की होती हैं, और उससे तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है, तुम बहुत अच्छे अमाउंट में आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर वही है, एज अ इंडिविजुअल तुम ऐसी चीज़ें सोचते हो जो कि नॉर्मल इंसान नहीं सोचता, और तुम्हारे सोचने का लेवल ही अलग होता है। अगर तुम यूट्यूब में देखो तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स के पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारे टेडेक्स टॉक्स होती हैं, तो उसमें उनके बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। तो यहाँ पर तुम्हें फाइनेंस, मार्केटिंग, सारी चीज़ें देखनी होती है। तुम सिर्फ यही नहीं देखते कि तुम सिंपल से बस प्रॉफिट कमा लो। सारे जो सेगमेंट है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट ज़रूर होंगे कि एक तुम्हारा फाइनेंस संभालेगा, एक कोई टीम संभालेगा, एक कोई टीम, लेकिन एंड गोल पे तुम ही इकलौते इंसान होंगे जो कि हर किसी को संभाल रहा होगा। तो वो थिंकिंग ही अलग होती है। मैक्रो वो कंपनी होती है जो कि सोशल नहीं, स्मॉल स्केल से भी छोटी कंपनी होती है। इसको हमने 9th में पढ़ा था, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो माइक्रो कंपनी होती है उसमें हम जो भी पैसे लगाते हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में, जो भी हमारे ज़मीन पे जाते हैं या फिर हमारी प्रोडक्शन में जाते हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाते, और हमारा जो रेवेन्यू टोटल होता है उस साल का वो हमें 5 करोड़ से कम मिलता है। तो हमारी जो माइक्रो कंपनीज़ होती है वो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं लगते, वो काफ़ी छोटे अमाउंट में होती है, और 5 करोड़ तक हमारा क्या होता है, रेवेन्यू बनता है। ठीक है, और स्मॉल कंपनीज में 10 करोड़ तक हमारा खर्चा हो सकता है चीज़ों में, हमारी जो भी इक्विपमेंट्स है, और हमारा 50 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। ये हर्ष, वैभव, वारक, देखो बदतमीजी करके कुछ नहीं मिलेगा किसी को। क्यों ये सब लिखते हो तुम लोग? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इसके बाद पढ़ेंगे। जो भी ये सब लिख रहा है तुम लोग, क्या बोलें। 2 मिनट की रहेगी क्लास। एक डाउट है, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग वही है जो एक इंडिविजुअल है, बिजनेस को इनोवेशन के थ्रू चला पाता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर तुम देखो तो ये क्या हो गया, ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जॉब्स के थ्रू नहीं कर पाते। हम चीज़ इतना देखते हैं हमें जो जॉब मिले हम उसको पूरा करें और हमें सैलरी मिले, लेकिन यहाँ से हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हम कम्युनिकेशन सीखते हैं तो हमें हेल्प मिलती है। फिर है हम एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को एनेबल करते हैं। जब हमें ये चीज़ आ जाती है तो हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिससे हम बिजनेस को चला पाएँ। उसमें क्या होता है, इट अप्लाइज अक्रॉस वेरियस फील्ड। तो यहाँ पर जब भी हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हो जाता है तो हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, हमारी वैल्यूएबल माइंडसेट हो जाता है, हम चीज़ों को बहुत सोच समझ के करते हैं। टुडे टॉप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के साथ अलाइन करती है। ये जो हम पार्ट ए में पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे हैं उसके लिए वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत मैटर करती है। यहाँ पर है जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पढ़ता है वो काफ़ी करियर्स के लिए वेल सूटेड हो सकता है। अगर तुम भी ये सब स्किल सीखो तो अगर तुम एम्प्लॉय भी बन रहे हो तो तुम उस कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे माइंडसेट से आगे बढ़ने को मिलेगा और लोग चाहते हैं उनकी कंपनी में ऐसे लोग आए। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ये हो गया कि तुम जो सिंपल जॉब तुम ढूंढते हो, ऐसे आजकल बहुत है कि यंग जनरेशन में जॉब का ट्रेंड है, तुम्हें नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं है स्कूल्स वगैरह में भी। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है अगर तुम मानना चाहो, क्योंकि इससे हम इतनी सारी चीज़ें कर पाते हैं जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। फिर है डेवलप द एबिलिटी टू हैंडल फेलियर एंड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है हम जो भी बात रख रहे हैं वो क्लियरली रखें, हम जो भी बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें ट्रू हो, तो हमारी जो भी एबिलिटी है कि हम अपने फेलियर को हैंडल कर पाएं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी कंपनी में हो सकता है फेलियर हो, बहुत सारी दिक्कतें हो, तो उसे हैंडल कर पाए। तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, हम ऐसे सोचते हैं तुम्हारे भी बहुत सारे ऐसे दिक्कत होंगी कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए मतलब तुम फेल हो गए, या फिर तुम्हारे मार्क्स कुछ गंदे आए, तुम फेल हो गए क्लास में, तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। इंडिया में ज़्यादा सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऑप्शन रहते हैं, तुम और आगे बढ़ सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, या तुम किसी और चीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी माना जाता है एक बार
बिजनेस अगर हमारा नहीं चला तो फिर तुम फेल हो गए अपनी लाइफ में। पर अगर जैसे तुम ट्राई करोगे, फेलियर से आगे बढ़ोगे, तभी तो तुम चीज़ें सीखोगे। तो हमें उस सोच को बदलना है और हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देना है सबको कि अगर फेलियर आया तब भी हमारे पास बहुत ऑप्शन रहते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर एडिशनली बिजनेस इज फिल्ड विद एम्बिग्विटी एंड टैकलिंग दिस अनसर्टेनिटी फॉस्टर क्या हमारे रिस्क मैनेजमेंट वाले ट्रेड्स होते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब है हम जो बोल रहे हैं वो क्लियर है या नहीं है। तो हम काफ़ी चीज़ें कस्टमर को बोलते देते हैं कि हम ऐसा करेंगे पर वो हो नहीं पाता, जिससे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए कि कोई भी रिस्क हो तो हम उसको ध्यान से देखें, हम मैनेज करें चीज़ों को। जो भी हम बोल रहे हैं हम उसको पूरा ध्यान से रखें, हम चीज़ों के लिए परसिस्टेंट हो, हम सारे जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। फिर है एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर तुम एक कंपनी खोल रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी तुम्हें ही सॉल्यूशन ढूंढना है, तुम्हें ही डिसीजन बनाना है। तो ये करके हमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बन जाती है जिससे हम अच्छा सोच पाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। तो कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम बस बैठ नहीं चाहते, हम उसके सॉल्यूशन ढूंढने में बिलीव करते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। तो जब तुम कंपनी खोलते हो तुम इन्वेस्टर से बात करते हो, तुम बहुत सारे लोगों से बात करते हो जो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, फंड करे। तो तुम्हें लोगों से बोलना आता है, तुम रिस्क देखते हो, तुम चीज़ें देखते हो, तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में पता चलता है क्या चीज़ें हो रही हैं। वही तुम जॉब में जाओ तो तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा एक्सपोजर नहीं होगा, तुम्हें बस अपना काम करना है। तो यहाँ पर तुम आइडियाज़ बनाते हो, कस्टमर से बात करते हो, फीडबैक लेते हो, तो उससे तुम्हें क्या मिलता है, रियल वर्ल्ड एक एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, गोल्स ही एक चैप्टर में ही पढ़ेंगे, अभी ये सब डाउट क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, तो यार ये क्या हो गया, हमारा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल गया। उसके बाद है हमारा डिफरेंट करियर थिंकिंग, कि हम जॉब के अलावा हटके भी और चीज़ें सोच रहे हैं, तो उससे हमारी एक डिफरेंट थिंकिंग हो रही है। हम परस्यूइंग कर रहे हैं, हम बिजनेस आइडिया को सोच रहे हैं कि हम उसे चला सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। हम इन चीज़ों को अगर जो हमारा एक लीनियर पाथ है, लीनियर क्या होता है कि हम सिंपल एक जो लाइन बनी हुई है उसमें चल रहे हैं कि हमने अपना स्कूल करा, कॉलेज करा, कोई जॉब करे और बस ज़िंदगी भर वही कर रहे हैं। तो अगर हम उस लाइन को ब्रेक करके आगे बढ़े, हम बिज़नेस खोलें, हम कुछ नया करें, तो हम एक यूथ को अच्छा बढ़ावा देते हैं। हम जॉब ढूंढने के बजाय लोगों को जॉब देते हैं, तो सोसाइटी की भी हेल्प होती है, तुम्हारी भी हेल्प होती है। फिर हमारा है कि लीड टू क्रिएटिंग डिफरेंस इन अ सोसाइटी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है जिसको तुम सॉल्व कर पा रहे हो अपनी इनोवेशन के थ्रू, तो तुम्हारा एक अच्छा नाम बनेगा, तुम न्यूज़ में आ सकते हो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है। तो तुम क्या कर रहे हो, एक डिफरेंस बना रहे हो सोसाइटी में। तुम नॉर्मल जॉब करके ऐसे ही कुछ भी कर दो तो तुम्हारा ऐसा कुछ नाम भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ डिफरेंस बना पा रहे हो तो तुम्हारा एक स्टेटस ही अलग होगा, लोग तुम्हें अवार्ड देंगे, लोग तुम्हारी प्रेजल करेंगे। तो यहाँ पर उनके पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो इशू को ढूंढते हैं। जैसे एआई में हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढनी ज़रूरी है, तो इसीलिए वही है कि वो प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। उनके पास ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग तभी ज़रूरी है क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसे उस आती है, वो सोचने लग जाते हैं, तो उससे वो इशू को ढूंढते हैं। यहाँ पर छुट्टी हो रही है भाई, हो रही है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद एक अच्छी बेटर प्लेस मिल जाती है क्योंकि हमें दिक्कतों से छुटकारा मिल रहा है। और फाइनली चैप्टर हो गया और मेरा सिर दर्द भी होगा। ओ ये मत पूछो अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, थक भी है तुम सब लोग। वैसे तो 2-2 घंटे की क्लास लेते ही हो ना तुम लोग। तो सब क्लियर तो हो गया ना, बहुत छोटा सा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था। इसके बाद बस एक वर्कशीट आ जाएगी, फिर पूरा हो जाएगा। प्रशांत सर भी एंटरप्रेन्योर है, हाँ बेटा हाँ। सब क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसमें क्या डाउट होगा। जो भी थे मोस्टली वो तो मैंने सॉल्व करा दी थे, तो ये चैप्टर हो गए। मैंने खाना भी नहीं खाया तो मैं भी खा लेती हूँ, तुम लोगों ने नहीं खाया तुम लोग भी खा लो। क्या डाउट पूछो, जल्दी पूछो। प्री बोर्ड है तो देखो अभी जितना पढ़ा है वो तो तुम पढ़ ही लो, साथ ही साथ नोट्स मिले हुए हैं उसको पूरा कर लो। और ये मत सोचना कि प्री बोर्ड में गंदे मार्क्स आए तो मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म है। प्री बोर्ड्स तो छोटे से टेस्ट टाइप होते हैं, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे तब भी बोर्ड्स में अच्छे आ जाते हैं। बस पढ़ाई पूरी करो और बैकलॉग मत करना, इसका बहुत दिक्कत होगी, सही में मत करना। अभी जो पढ़ा रही हो उतना पढ़ लो, अभी चैप्टर्स भी उतने नहीं हुए कि तुम्हें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तुम नोट्स देख लो, लेक्चर देख लो, जल्दी से स्पीड बढ़ा के देख लो, उससे हेल्प मिल जाएगी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, जो भी तुम्हें मैं देती हूँ वर्कशीट में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, उनको तुम करोगे तो चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है। लेकिन एक बार जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो भी मैं तुम्हें शीट्स दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ होगा, तो तुम उसको ध्यान से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर यही है कि उस सोसाइटी में अच्छा चेंज लाता है, चीज़ों को बदलता है, कस्टमर की नीड्स को प्रोवाइड करता है। ये कार्टून मिनियंस है। चलो ठीक है, अब ठीक हो गया ना डाउट ये सब जो भी था। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी लाइव क्लास लेते रहेंगे जिसमें हम पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि फिर हमारी भी इंट्रैक्शन अच्छे से हो पाएगी, उससे हेल्प मिलती है। और क्लास के बीच में डाउट पूरा हो तो अच्छा भी हो जाता है ना। वर्कशीट में ओपी क्वेश्चन होते हैं। देखो मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए दे देती हूँ क्योंकि एमसीक्यू ऐसी चीज़ है जो कि बहुत छोटे से पॉइंट से भी आ सकती है। तो अगर तुम एक ही चैप्टर के 20-30 एमसीक्यू कर लो तो तुम्हारे पास काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे एमसीक्यू देती हूँ, उससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। पीवाईक्यू सॉल्व करने इंपॉर्टेंट तो है ऑब्वियसली, और ऐसे शीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्या होता है जो चैप्टर जनरेट होता है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से और हेल्प मिलती है, रिवीजन हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाते हैं। मेरा नेम तो इतना तो पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब सब सॉल्व हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ग्रीन स्किल्स बचा और फिर फाइनली 50% सिलेबस हो चुका है हमारा, और अभी तो 21 दिसंबर ही हुआ है तो जल्दी हो जाएगा पार्ट बी भी। 10th में तो हमारे जो आईटी है उसमें 4 चैप्टर्स ही हैं तो काफ़ी आसान होगा सब। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगी, तुम लोगों को डर लग रहा है। और हाँ, मुझे ना क्वेश्चन आया था कि तुम लोगों के पास, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है तो उन्हें बहुत डर लग रहा है कि वो कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखो, जो मैं स्टेप्स पढ़ा रही हूँ, अगर लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में तो नहीं हो पाएगा, पर तुम फिर एक ही चीज़ कर सकते हो, स्टेप्स को अच्छे से याद कर लो, पढ़ लो, और कंप्यूटर लैब में टाइम मिले तो उसको परफॉर्म कर लो, क्योंकि बिना लैपटॉप की प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं होगी। तुम एक बार अगर पढ़ के भी जाओगे ना अच्छे से तो बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इनोवेशन का मतलब है कि तुम नई चीज़ें बना रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, चीज़ों में हेल्प मिलती है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको अच्छे से चैप्टर में समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सब ध्यान रखो अपना, अच्छे से खाओ पियो पढ़ो और ध्यान रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।